Dear students, welcome to the class of MA Final Paper 6 Economics of Growth and Development। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परियोजना मूल्यांकन एवं लागत लाभ विश्लेषण प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का पहला भाग। सबसे पहले हम देखते हैं परियोजना मूल्यांकन का अर्थ क्या है। परियोजना मूल्यांकन एक अत्यंत विशेषीकृत स्पेशलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस है, आयोजन प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्तिगत वस्तुओं और परियोजनाओं के विकास कार्यक्रमों का व्यवस्थित, निरपेक्ष तथा व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। इसका अभिप्राय प्रायः परियोजना की परिचालन दक्षता का तकनीकी, आर्थिक, वित्तीय तथा प्रबंधात्मक दृष्टि से मूल्यांकन करना होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि बाहरी विशेषज्ञों का वर्ग परियोजना के कार्यक्रम की छानबीन करें, जिससे परियोजना की उपलब्धियों एवं दुर्बलताओं को ज्ञात किया जा सके। इसके अंतर्गत परियोजना को इस तरह बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि प्रचालन और लाभ अर्जित करने में सुविधा बनी रहती है। प्रोफेसर हाइमन और हॉपकिंस का मानना है कि परियोजना मूल्यांकन योजनाबद्ध सामाजिक क्रिया के परिणामों के संबंध में तथ्य निर्धारण की विधियों से संबंध रखता है, जो कि आयोजन के उत्चक्र को ऊपर की ओर बढ़ाती जाती है। यह विवेकशील कार्य का उचित एवं उपयुक्त उपकरण है। किसी विकास कार्यक्रम की सफलता या असफलता निर्धारित करने एवं उसमें सुधार की ओर दिशाएं निर्धारित करने हेतु परियोजना मूल्यांकन उस विकास कार्यक्रम का अभिन्न अंग होता है। विनियोग करने वाला साहसी अपने सम्मुख कई विकल्प रखता है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि किन मानदंडों का आश्रय लेकर विनियोग संबंधी निर्णय लिए जाएं। विनियोग संबंधी निर्णय लेने की विधियां भिन्न भिन्न हैं। इसके लिए परियोजना की लागत प्रवाह कॉस्ट फ्लोज और आय प्रवाह इनकम फ्लोज पर विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इन प्रभावों के विश्लेषण के आधार पर विनियोग करने के निर्णय लिए जाते हैं। इस विश्लेषण से विनियोग के प्रतिफल की दर की जानकारी हो सकती है, जिसे ज्ञात करने की पद्धतियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं। प्रवाहों की विश्लेषण करने की विधि को ही लागत लाभ विधि भी कहा जाता है। इस प्रकार परियोजन मूल्यांकन नीति के कार्यान्वयन में सहायक की भूमिका अदा करता है। इसे अनुसंधान की वह शाखा माना जा सकता है जो मुख्य रूप से कार्य योजनाओं की आवश्यकताओं की ओर उन्मुख होती हैं। परियोजना मूल्यांकन के लिए मांग एवं पूर्ति के विभिन्न साधनों तथा उत्पादन तकनीक की विशिष्टता आदि के संबंध में गहन तथा गंभीर अध्ययन की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं परियोजना मूल्यांकन की अवस्थाएं क्या है। स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। परियोजना मूल्यांकन की 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था है प्रारंभिक विचार। प्रथम अवस्था में परियोजना को प्रारंभ करने से पहले उस पर विधिवत विचार करना बहुत आवश्यक होता है। पुनर्विचार किए बिना परियोजना की सफलता में संदेह हो सकता है। तो इस प्रकार हमें सबसे पहले विधिवत विचार कर लेना चाहिए। दूसरा जो कदम है, दूसरी स्टेज है, वो है संचालन का मूल्यांकन। परियोजना की प्रगति के दौरान बीच बीच में उसका मूल्यांकन करते रहना चाहिए। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी परियोजना पूर्ण हो चुकी है और कितनी पूर्ण होना शेष है। थर्ड स्टेज आती है संचालन में सुधार। परियोजना के संचालन में सुधार करना उसकी सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। समय समय पर परियोजना के संचालन की कमियों तथा कठिनाइयों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ताकि उसके संचालन में आवश्यकता अनुसार अपेक्षित सुधार किए जा सकें। अंतिम स्टेज है लक्ष्यों का मूल्यांकन। परियोजना द्वारा उपलब्ध साध्यों का उस समय मूल्यांकन करना आवश्यक है जबकि वह पूर्णता की स्थिति में पहुंच जाए और पूर्ण रूप से कार्यशील हो जाए। अब देखते हैं मूल्यांकन विधियां, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। परियोजना मूल्यांकन की प्रमुख विधियां निम्न हैं।
सबसे पहला, तकनीकी विशेषताओं का विवरण। प्रत्येक परियोजना में कुछ आर्थिक और तकनीकी विशेषताएं होती हैं, उनका विवरण उपयुक्त रीति से किया जाना चाहिए। दूसरा, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। परियोजना के अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना भी अत्यंत आवश्यक होता है। यह प्रभाव परियोजना के निर्माण के समय भी हो सकता है और उसके कार्यशील होने पर भी, विनियोजन होने पर भी। परियोजना की उत्पादन क्षमता का सही अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि पूर्ण विनियोजन होने के उपरांत परियोजना की कार्यक्षमता सही रूप में आंकी जा सकती है। परिणामों का मूल्यांकन। परियोजना के परिणाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष और अल्पगामी या दीर्घगामी हो सकते हैं। प्रत्यक्ष परिणामों का प्रवाह स्वयं परियोजना के प्रत्यक्ष योगदान से संबंध रखता है। अप्रत्यक्ष परिणाम वे होते हैं जो उस क्षेत्र से अनुलंब रूप से संबद्ध क्षेत्रों में उनके प्रत्यक्ष प्रौद्योगिकीय संपर्कों के कारण या तो पूर्व या फिर पश्चात में उत्पन्न होते हैं। चुनाव की कसौटी। परियोजना के विश्लेषण से चुनाव की कसौटी तैयार होती है, जो मूल्यांकन का वास्तविक आधार बनता है। अब हम आते हैं लागत लाभ विश्लेषण पर। सामाजिक दृष्टिकोण से परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए लागत लाभ विश्लेषण सबसे अधिक उपयुक्त और सर्वमान्य तरीका है। यह विश्लेषण परियोजना मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक वैज्ञानिक तथा उपयोगी कसौटी है। यह योजना प्राधिकरण के लिए इस बात में सहायक है कि यह परियोजना के लाभों और लागतों की वर्तमान मूल्यों के बीच के अंतर को अधिकतम करके अनुकूलतम साधन आवंटन उपलब्ध करने के लिए सही निवेश निर्णय ले सके या निर्णय कर सके। इसमें लाभों और लागतों के परिगणन, तुलना और मूल्यांकन शामिल है। इसका अभिप्राय है कि परियोजना में शामिल होने वाली लागतों के मुकाबले में प्रतिफलों का मूल्यांकन करना। वास्तव में लागत लाभ विश्लेषण का अर्थ किसी एक नीति के सामाजिक लाभों और अलाभों को एक सामान्य मुद्रा इकाई में परिकलन अथवा वर्णित करना है। इसका उद्देश्य फलन शुद्ध सामाजिक लाभों को स्थापित करना है। यह उद्देश्य फलन इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है: NSB, नेट सोशल बेनिफिट, इज इक्वल्स टू बेनिफिट माइनस कॉस्ट, यानी शुद्ध सामाजिक लाभ किसके बराबर है? कुल लाभों में से लागतों को घटा दिया जाए तब हमें शुद्ध सामाजिक लाभ प्राप्त होते हैं। जहां लाभों और लागतों को किसी सामान्य मुद्रा इकाई में वास्तविक बाजार कीमतों की बजाय आगतों और निर्गतों की छाया अथवा लेखांकन कीमतों में मापा जाता है। लागत लाभ विश्लेषण में हम निम्न विधियों को सम्मिलित करते हैं। सबसे पहला है लागत लाभ विश्लेषण की कसौटियां। इसके अंतर्गत परियोजना की लागत व उससे होने वाले लाभों का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें उसकी लागतों व लाभों की गणना, तुलना एवं मूल्यांकन सम्मिलित किया जाता है। अन्य शब्दों में परियोजना की लागत व लाभों अर्थात प्रतिफलों का तुलनात्मक अध्ययन ही उसके मूल्यांकन का मापदंड बन जाता है। परियोजना का चुनाव उसके लागत लाभ अनुपात की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि परियोजना का लाभ उसकी लागत से अधिक है तो परियोजना का चुनाव आर्थिक होगा, अन्यथा अनार्थिक। अधिक स्पष्टता के लिए यदि लाभ लागत अनुपात B/C के द्वारा व्यक्त किया जाए तो यदि C/B is equals to 1 तो परियोजना सीमांत होती है, अर्थात यहाँ पर कॉस्ट और बेनिफिट दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए यहाँ केवल अपनी लागत को ही पूरा कर रही होती है। दूसरा, यदि B/C is greater than 1, ग्रेटर देन 1 होने का अर्थ है कि बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन C, तो लाभ लागतों की अपेक्षा अधिक है और इस स्थिति में परियोजना को चालू रखना लाभदायक होगा। यदि B/C is less than 1, यानी यहाँ पर बेनिफिट्स कम है,
कॉस्ट ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में परियोजना का प्रारंभ उसकी असफलता की ओर ले जाने वाला होगा। निष्कर्ष यह है कि लाभ लागत अनुपात जितना अधिक होगा या लागत लाभ अनुपात जितना कम होगा, उतना ही परियोजना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी क्रम में एक मुख्य समस्या आती है टाइम होराइजन, काल क्षितिज की कठिनाई। जो हमारा सूत्र है बेनिफिट अपॉन कॉस्ट, इसकी प्रमुख कठिनाई यह है कि यह परियोजना के काल क्षितिज पर, टाइम होराइजन पर ध्यान नहीं देता। वास्तव में भविष्य के लाभ एवं लागतें वर्तमान के लाभ एवं लागतों के बराबर नहीं लिए जा सकते। अतः परियोजना के मूल्यांकन के नियमों के अनुसार भविष्य के लाभ एवं लागतों का बट्टा काटना आवश्यक समझा जाता है, क्योंकि समाज वर्तमान को भविष्य से ऊपर अधिमान देता है। इसके लिए अर्थशास्त्रियों ने कई निर्णय, नियम या कसौटियां बनाई हैं, जिनका अध्ययन हम अगले अध्याय में विस्तार से करेंगे। दूसरा है लाभों के आधार पर मूल्यांकन। परियोजना मूल्यांकन का वास्तविक आधार उससे प्राप्त होने वाले लाभ होते हैं। कोई परियोजना उस सीमा तक लाभदायक होती है जिस सीमा तक वह लोगों की आय में वृद्धि करती है। आय में वृद्धि उत्पादन तथा उपभोग में हुई वास्तविक वृद्धि से मापी जा सकती है। लाभ वास्तविक, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। वास्तविक लाभ, रियल बेनिफिट्स। लागत लाभ विश्लेषण करते समय परियोजना से होने वाले वास्तविक लाभ पर ही ध्यान दिया जाता है। एक नदी घाटी परियोजना से कृषकों की सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि होती है। इससे कृषकों को होने वाला लाभ वास्तविक लाभ माना जाएगा। किंतु यदि सरकार इन सुविधाओं को प्रदान करने के बदले विशेष प्रकार की लेवी लगा देती है, शुल्क लगा देती है, तो लाभ नाम मात्र का रह जाएगा। यदि यही परियोजना सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करने के अतिरिक्त प्रति एकड़ भूमि की उत्पादकता को बढ़ाती है तथा अनेक बाह्य मितव्ययताओं को जन्म देती है, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होती है, तो उसे वास्तविक लाभ कहा जाएगा। प्रत्यक्ष लाभ, डायरेक्ट बेनिफिट्स। जो लाभ किसी परियोजना के प्रारंभ होने पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, वे प्रत्यक्ष लाभ कहे जाते हैं। जैसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से उत्पन्न सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, विद्युत, नौका वाहन, मत्स्य पालन आदि सुविधाएं प्रत्यक्ष लाभ मानी जाती हैं। अप्रत्यक्ष लाभ, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। किसी परियोजना के प्रारंभ होने से प्रत्यक्ष लाभ के साथ साथ कुछ अप्रत्यक्ष अथवा गौण लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे रोजगार का सृजन, क्षेत्र में संबंधित एवं सहायक उद्योग धंधों का विस्तार, नगरीकरण, आवागमन के साधनों में सुधार, शिक्षण एवं तकनीकी संस्थाओं का विकास आदि। भौतिक तथा आर्थिक लाभ, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स। किसी परियोजना से उत्पन्न लाभ भौतिक एवं अभौतिक प्रकृति के भी होते हैं। भौतिक लाभ भी होते हैं जिन्हें मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है, जबकि अभौतिक लाभ को मुद्रा द्वारा मापा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए भाखड़ा नांगल परियोजना से प्राप्त होने वाला लाभ, जैसे लोगों को बिजली, पानी की प्राप्ति, ये भौतिक लाभ है, क्योंकि इससे होने वाला लाभ मुद्रा में मापा जा सकता है। कुछ लाभ ऐसे हैं जिनका मासिक मूल्यांकन संभव नहीं होता, जैसे भाखड़ा नांगल का दृश्यात्मक सौंदर्य, जो मनोरंजन मूलक तो है किंतु मुद्रा मूलक नहीं। यह परियोजना का अभौतिक लाभ है। लागतों के आधार पर मूल्यांकन। परियोजना के मूल्यांकन में लागतों को भी आधार माना जाता है। यह लागत भी विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जो निम्नानुसार हैं। वास्तविक एवं अवास्तविक लागतें। लागतें वास्तविक भी हो सकती हैं और अवास्तविक भी। वास्तविक लागत वह लागत है जो स्वयं प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के त्याग के द्वारा संचय की जाती हैं, लेकिन यदि किसी माध्यम से हस्तांतरित की जाती हैं तो अवास्तविक लागत मानी जाती हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागतें। जो लागतें परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंध रखती हैं, वह प्रत्यक्ष लागतें मानी जाती हैं, जैसे निर्माण लागतें, प्रशासनिक लागतें, परियोजना के लिए सड़कें, रेल आदि के निर्माण में की गई लागतें,
तथा परियोजना के संचालन, सुरक्षा और स्थापना संबंधी लागतें। जो लागतें अप्रत्यक्ष लाभों की प्राप्ति के लिए की जाती हैं, वे अप्रत्यक्ष लागतें कही जाती हैं। परियोजना में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए आवास, शिक्षा के लिए स्कूल, अस्पताल, क्रीड़ा स्थल आदि हेतु किया गया व्यय अप्रत्यक्ष लागतों के उदाहरण हैं। निष्कर्ष यह है कि परियोजना का मूल्यांकन करते समय हमें कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों का आकलन करना होता है। यदि लागतों की अपेक्षा लाभ अधिक होंगे तो परियोजना प्रारंभ करना श्रेयस्कर होगा। इसके अतिरिक्त इसके लिए हमें उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के आंकड़े एकत्रित करना आवश्यक होगा। आंकड़ों की उपलब्धि के बिना सही मूल्यांकन संभव नहीं हो सकता। आज के वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं। अपने अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।